सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारे लेक्चर के 2-3 कंपोनेंट्स होंगे। एक तो ये कि मैं आप लोगों को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो ही मैं सेगमेंट 1 में लिखवाऊंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आप लोग मिस कर सकते हैं। और खास तौर पे जो बच्चे डेविडसन पढ़ रहे हैं या कैप्लान पढ़ रहे हैं या इरफान पढ़ रहे हैं, जो भी बुक आप लोग पढ़ रहे हैं, ये ऐसे मैं पॉइंट्स बता रहा हूँ जो कि अक्सर बच्चे नहीं पढ़ते, जैसे इन्वेस्टिगेशन की डिटेल होती हैं। सेगमेंट 2 के अंदर बच्चे मैं आप लोगों को इमेजेस दिखाऊंगा कुछ, और सेगमेंट 3 में मैं टॉपिक वाइज स्टडी आप लोगों को करवाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि 90 मिनट्स के अंदर हम लोग ये कवर कर लें, लेकिन अगर 5 या 10 मिनट का मार्जिन आता है तो यू हैव टू बेयर इट विद मी। ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चे। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, एक एमसीक्यू बहुत कॉमनली आता है जो कि फर्स्ट ईयर के बच्चे को भी आना चाहिए और फाइनल ईयर के बच्चे को भी आना चाहिए। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने थॉरिक्स में और फिजियोलॉजी में भी पढ़ा है कि मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है एमआई के अंदर। ठीक है, मोस्ट कॉमन आर्टरी कौन सी इन्वॉल्व होती है? सो योर आंसर शुड ऑलवेज बी लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो कि लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी की ब्रांच है। लेफ्ट जो कॉर्नरी आर्टरी होती है, बेसिकली इसकी दो मेन ब्रांचेस होती हैं, एक होती है लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग और दूसरी होती है लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। तो लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी के अंदर सबसे ज्यादा थ्रोम्बो एम्बोलिक फिनोमेना नोट किए गए हैं, एथेरोस्क्लेरोटिक इवेंट्स नोट किए गए हैं, जिसकी वजह से ये मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व आर्टरी है एमआई की। नंबर 2 के ऊपर आती है राइट कॉरोनरी आर्टरी और नंबर 3 पे आती है बच्चे लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी। तो आप लोगों को मैंने अभी ये बताया कि लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी और लेफ्ट सर्कम्फ्लेक्स आर्टरी दोनों बेसिकली लेफ्ट कॉरोनरी आर्टरीज की ब्रांचेस हैं, और ये इनकी फ्रीक्वेंसी है। काइंडली इसको नोट कर लीजिए, ये बात डेविडसन में नहीं दी हुई। दूसरी बच्चे आपको जो इंपॉर्टेंट बात बतानी है, अब मैं कुछ आ रहा हूं इन्वेस्टिगेशन पे जो कि डेविडसन के स्टार्ट में भी दी हुई हैं और कैप्लान में नहीं दी हुई, कि आप लोग को बेसिक ये पता होना चाहिए कि ये इन्वेस्टिगेशन हैं कौन कौन सी। सबसे पहले बच्चे मैं आप लोगों को बताता हूँ डॉपलर इको के मुतालिक। इको अगर आप जनरली बात की जाए तो जैसे हम लोग पेट का या पेल्विस का, एब्डोमेन या पेल्विस का अल्ट्रासाउंड कराते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली हार्ट का अल्ट्रासाउंड है। ठीक है, लेमैन लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं। दूसरी चीज आप ये देखें कि इकोकार्डियोग्राफी एक ऐसी इन्वेस्टिगेशन है जिसके ऊपर आप लोग ऑलमोस्ट तमाम की तमाम जो पैथोलॉजीज होती हैं हार्ट की, जो कॉमनली पाई जाती हैं, वो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। हार्ट के चेंबर्स को स्टडी कर सकते हो, बहुत सारे पैरामीटर्स स्टडी कर सकते हो। ये मैं आपको थ्रू आउट द लेक्चर्स बताता रहूंगा। कटिंग द लॉन्ग पॉइंट शॉर्ट, ये नोट कीजिए कि हमारे मेडिसिन के सर्जरी के पेपर में ये क्वेश्चन आया था, तो यहाँ पे वो कोरिलेट होता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि आया था कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड और डॉपलर इकोकार्डियोग्राफी का प्रिंसिपल क्या होता है। अब ये बहुत ही जनरल क्वेश्चन है, फिजिक्स के अंदर आप लोग एफएससी में ये पढ़ के आए हैं कि बेसिकली जहां पे भी डॉपलर का वर्ड आएगा तो आपने याद रखना है कि साउंड वेव्स के थ्रू हम लोग मेजर करते हैं फ्लूइड्स की मूवमेंट। एक छोटा सा फॉर्मूला लिखवाता हूं, आप लोगों को ये बात समझ आ जाएगी। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट, ये मैं आप लोग पहले लिख लीजिए फिर आपको समझाता हूं। ग्रेटर द फ्रीक्वेंसी शिफ्ट फास्टर वुड बी द ब्लड फ्लो। क्या मतलब है इस बात का बच्चे? इस बात का ये मतलब है, चाहे आप ब्लड फ्लो को पहले लिख लें और फ्रीक्वेंसी को बाद में लिख लें, साउंड वेव्स को यूज करते हुए आप लोग ये मेजर करते हैं कि जो भी ऑब्जेक्ट ट्रेवल कर रहा है, जिस जो अंडर ऑब्जर्वेशन है, जिसको आप लोग ऑब्जर्व करना चाह रहे हैं, उसकी स्पीड कितनी है ट्रेवल करने की। जितनी उसकी स्पीड होगी उतनी ही वेव्स रिफ्लेक्ट बैक होंगी इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी शिफ्ट। कोई इसकी फिजिक्स की डिटेल्स में जाने की जरूरत नहीं है, ये दो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं। चूंकि ये सर्जरी में हमें 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था, इसलिए मैं आप लोगों को अवेयर कर रहा हूं कि ऐसा अनयूजुअल क्वेश्चन भी आ जाता होता है, तो प्रिपेयर रहिए ये दो बातें लिख के कि जिस भी मीडियम को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, जिस मीडियम के लिए इकोकार्डियोग्राफी या वो इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो उसकी स्पीड को हम देखते हैं। उसकी स्पीड जिस हिसाब से होती है, साउंड वेव्स उस हिसाब से रिफ्लेक्ट होती हैं, और उनकी फ्रीक्वेंसी शिफ्ट जो होती है बच्चे वो उस अकॉर्डिंग होती है। ये फ्रीक्वेंसी शिफ्ट डिटरमिन करती है डिफरेंट पैरामीटर्स को, जैसे आप लोग कह लें कि डिफरेंट डायमीटर्स बता देती हैं, इजेक्शन फ्रैक्शन वगैरह बता देती हैं, और प्रेशर्स वगैरह बता देती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशन पे बच्चे अगर मैं आऊं तो दैट इज बेसिकली स्ट्रेस इको। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके अंदर हम लोगों को सस्पिशन होता है कि इनके अंदर मायोकार्डियल डैमेज जो है वो मौजूद है। सस्पिशन है बच्चे, कंफर्म अभी नहीं हुआ, लेकिन वो लोग एक्सरसाइज के काबिल नहीं है। नॉर्मली तो आपने देखा होगा ना, कभी आप लोग सीसीयू जाके देखें या फिर इंशाल्लाह ताला आप लोग हाउस जॉब में जाके देखेंगे, कार्डियोलॉजी के यूनिट के अंदर
एक ट्रेडमिल टाइप की एक मशीन पड़ी होती है जिसके ऊपर एक्सरसाइज या स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी करवाई, स्ट्रेस ईसीजी ली जाती है, ठीक है। लेकिन आप ये याद रखिए कि स्ट्रेस इको जो है एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर जो बंदा अगर एक्सरसाइज नहीं कर सकता, फॉर एग्जाम्पल दो इंस्टेंसेस में आपको बता देता हूं। एक ऐसा बंदा जिसके अंदर कोई बंडल ब्रांच ब्लॉक है, ठीक है, बंडल ब्रांच ब्लॉक, इसको मैं बी लिख रहा हूं, या फिर जिसकी मोबिलिटी का इश्यू है, वो अपने बेड से नहीं उठ सकता, उसको किसी किस्म का पैरालिसिस है, तो ऐसे लोगों के लिए हमने एक ऐसी टेक्निक डेवलप की कि बैठे बिठाए या लेटे हुए ही उनकी स्ट्रेस इको कर ली जाए। अब ये कैसे पॉसिबल है बच्चे? ये ऐसे पॉसिबल है कि एक ड्रग होती है जो कि आइनोट्रोपिक ड्रग है। आइनोट्रोपिक का बच्चे मतलब होता है फोर्स को एनहांस करने वाली, हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन की स्ट्रेंथ को एनहांस करने वाली आइनोट्रोपिक ड्रग होती है, ठीक हो गया। तो डोब्यूटामीन बेसिकली वो ड्रग है जो कि स्ट्रेस को एनहांस करती है मायोकार्डियम पे। जब हार्ट के ऊपर स्ट्रेस एनहांस होता है, देखिए जैसे अगर आप लोग रेस्टिंग पोजीशन में बैठे हैं तो हार्ट के ऊपर स्ट्रेस नहीं है, लेकिन जब आप लोग भागेंगे दौड़ेंगे तो हार्ट का मायोकार्डियम जो होता है बेसिकली इट इज चैलेंज टू सप्लाई इनफ ब्लड टू योर बॉडी, ताकि आपकी बॉडी जो है वो एक्शन परफॉर्म करती रहे जो कि वो स्ट्रेस के अंदर परफॉर्म कर रही है। लेकिन आप ये देखें कि स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली एक ऐसा टेस्ट है जो कि आपको ये बताता है कि स्ट्रेस के अंदर क्या आपका हार्ट इस काबिल है कि वो चल सके या ना चल सके। इसीलिए मैंने आपको कहा कि स्ट्रेस इकोकार्डियोग्राफी बेसिकली सस्पेक्टेड पेशेंट्स में की जाती है जिनमें हमें शक व शुबा हो, जिनकी कोई सिम्टोमेटोलॉजी हमें पता हो, जिनकी कोई थोड़ी बहुत हिस्ट्री हमें वो बताएं कि हमें ये इश्यू होता है, जिनका कोई चेस्ट पेन का इश्यू रहा हो पास्ट में, जिनकी कोई पास्ट हिस्ट्री हो, या फिर उनकी हाइपरटेंशन की कोई हिस्ट्री है, या फिर उनके साथ कोई एसोसिएटेड कोमॉर्बिड्स हैं, आप कह लो कि जैसे डायबिटीज है, ठीक हो गया बच्चे। जो ये मैं बातें बता रहा हूं इनको अभी जो चीज मैं बोर्ड पे लिखवाऊं उसको जॉट डाउन कीजिए, बाकी जो मैं बोलता हूं उसको माइंड में रख के कॉन्सेप्ट बनाइए जो चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, ठीक हो गया। कॉन्सेप्ट इज मोर इंपॉर्टेंट देन जॉटिंग डाउन। उसके बाद बच्चे आप देखें कि आपने कभी सुना है कि किसी बंदे ने हार्ट के लिए सीटी स्कैन करवाया हो? मैंने तो नहीं सुना, लेकिन मैं ये बताऊंगा कि हार्ट का सीटी स्कैन होता जरूर है, खास तौर पे बच्चे उन लोगों के अंदर जिनको बायपास ग्राफ्ट पड़े हों, ठीक है। बायपास ग्राफ्ट को देखने के लिए सीटी स्कैन कॉमनली किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको एक और चीज बताऊं तो मीडियस्टिनम को देखने के लिए किया जाता है। अब आपको पता है कि हार्ट जो है वो मिडिल मीडियस्टिनम के अंदर लाया करता है, तो मीडियस्टिनम में जो एसोसिएटेड टिश्यूज हैं या जो ग्रेट वेसल्स जा रही हैं उनको देखने के लिए भी सीटी स्कैन करवाया जा सकता है। एक और चीज बच्चे यहाँ पे बताता चलूं कि एमआरआई जो होता है, जब भी एमआरआई का जिक्र आएगा तो आपने कहना है कि सॉफ्ट टिश्यू की स्टडीज के लिए जो बेस्ट आपकी इन्वेस्टिगेशन है दैट इज एमआरआई। चाहे आपका सर्जरी का पेपर हो, गायनी का हो, पीड्स का हो, जिसका भी हो, एमआरआई जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यूज की स्टडी के लिए बहुत अच्छा होता है अगर कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं प्रेजेंट एमआरआई करवाने के लिए। फॉर एग्जांपल छोटी सी एक बात बता दूं, जिन लोगों के अंदर पेस मेकर्स पड़े होते हैं उनके अंदर हम लोग एमआरआई इजीली एडवाइज नहीं कर सकते, उनके अंदर सीटी को ही प्रेफर किया जाता है, ठीक हो गया। यानी कि बेसिकली एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है पेस मेकर होना। दूसरी चीज बच्चे आपको यह बताऊं कि एमआरआई किन केसेस में प्रेफर किया जाता है। आपने अक्सर नाम सुना होगा फोर्थ ईयर की पैथोलॉजी में भी एओर्टिक डायसेक्शन का। तो ग्रेट वेसल्स की अगर डायसेक्शन होने लग जाए, डायसेक्शन से मुराद यह है कि वेसल्स की 3 लेयर्स होती हैं, इंटिमा की लेयर होती है इनर मोस्ट, सेकंड नंबर पे होती है मीडिया की लेयर, और बच्चे थर्ड नंबर पे होती है, मैं वास्कुलर हिस्टोलॉजी बता रहा हूं, एडवेंटिशिया की लेयर। तो वेसल की इंटिमा में अगर किसी भी किस्म का ब्रीच आ जाए, तोड़ फोड़ आ जाए, कोई टीयर आ जाए जिसकी वजह से ब्लड एंटर कर जाए वेसल्स की वॉल के अंदर, ट्रांसम्यूरली ब्लड मूव कर जाए, तो बेसिकली इसको हम लोग डायसेक्शन कहते हैं। तो डायसेक्शन के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन कही गई है वो एमआरआईज हैं, ठीक हो गया। दूसरी चीज बच्चे नेक्स्ट अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट इसके ऊपर। अब आपको ये बताता चलूं कि कभी भी आपको ये क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन हार्ट से रिलेटेड कौन सी परफॉर्म की जाती है डेली लाइफ में वर्ल्ड वाइड, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, मोस्ट कॉमन इन्वेस्टिगेशन डायग्नोस्टिक पर्पसेस के लिए को इन्वेस्टिगेशन होती डायग्नोस्टिक पर्पस के लिए है, कौन सी परफॉर्म की जाती है वर्ल्ड वाइड मोस्ट कॉमनली हार्ट से रिलेटेड। सो योर आंसर शुड ऑलवेज बी कोरोनरी एंजियोग्राफी।
कॉरोनरी वेसल्स को देखना, एंजियो मींस वेसल्स, ग्राफी मींस टू विजुअलाइज, उनको ऑब्जर्व करने के लिए कि क्या कॉरोनरी वास्कुलेचर में किसी किस्म का थ्रोम्बोसिस, एथेरोस्क्लेरोसिस या इस तरह की प्री डिस्पोजिशन तो नहीं मौजूद, तो हम कॉरोनरी एंजियोग्राफी करते हैं। ये मोस्ट कॉमन प्रोसीजर है। दूसरी चीज आपको एक कंपैरिजन में इसके बता दूं कि एक होती है कॉरोनरी एंजियोग्राफी, ठीक हो गया, और दूसरा होता है बच्चे पल्मोनरी आर्टरी का वेज प्रेशर, ठीक हो गया, पल्मोनरी आर्टरी का वेज प्रेशर। अब इन दो चीजों में बच्चे आपने फर्क याद रखना है। ये फर्क मैं आपको ऐसे समझाता हूं। सबसे पहले यहाँ पे स्ट्रक्चर देखिए जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं। एज्यूमिंग दिस कि ये हार्ट है, ठीक हो गया, ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, दिस इज लेफ्ट एट्रियम, दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे आपके दो लंग्स मौजूद हैं ऐसे करके, और आप ये देखें कि ये सुपीरियर वीना केवा, इंफीरियर वीना केवा राइट एट्रियम में ब्लड लेके आ रही है। सुपीरियर वीना केवा जो होती है बच्चे बनी होती है दो ब्रेकियोसेफेलिक वेन से, ठीक है, और जो लेफ्ट और राइट साइड की ब्रेकियोसेफेलिक वेन से मिलके राइट और लेफ्ट साइड की बनती है सुपीरियर वीना केवा। और जो ब्रेकियोसेफेलिक वेन होती है इसके अंदर फर्दर टू वेन ड्रेन करती हैं राइट और लेफ्ट साइड पे। एक ड्रेन करती है इंटरनल जुगुलर वेन और दूसरी ड्रेन करती है सबक्लेवियन वेन जो कि अपर लिम्ब से आ रही होती है। अब ये सारी बात बताने का पर्पस क्या, जरा गौर से सुनिएगा। राइट एट्रियम से ब्लड आता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है पल्मोनरी आर्टरी में लंग्स की तरफ, ठीक है, दोनों लंग्स को जाता है। लंग्स से बचे ब्लड वापस आता है लेफ्ट एट्रियम के अंदर, और वो किसके थ्रू आता है, पल्मोनरी वेन के थ्रू। लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल से बचे ब्लड आगे जाता है एओर्टा के अंदर। अब मैंने एओर्टा नीचे करके शो किया। अब ये सारी बात बताने का पर्पस था क्या बच्चे? पर्पस ये था कि आपको पता है कि जो आपकी आर्च ऑफ एओर्टा होती है बेसिकली इससे अराइज करती है राइट ब्रेकियोसेफेलिक आर्टरी, और लेफ्ट साइड पे अराइज करती है लेफ्ट कॉमन कैरोटिड और लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ऐसा ही है ना? तो लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी बेसिकली ब्रेकियल एक्सिलरी आर्टरी, और फिर बन जाती है ब्रेकियल आर्टरी जो कि सप्लाई करती है अपर लिम्ब को। अपर लिम्ब के अंदर आपकी एक आर्टरी मौजूद है दैट इज नोन एज रेडियल आर्टरी। तो कोरोनरी एंजियोग्राफी के केस में आप लोग जो गाइड वायर होती है या जो रूट लेते हैं वो बेसिकली आप लोग लेते हैं रेडियल आर्टरी के थ्रू। ये सारी बात मैंने आपका एनाटॉमिकल कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बताई है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं दोबारा कोर्स रिवाइज कर देता हूं। रेडियल आर्टरी के थ्रू आप कैथीटर इंसर्ट करेंगे, वो जाएगा ब्रेकियल आर्टरी में, ब्रेकियल आर्टरी से जाएगा एओर्टा में, एओर्टा से बचे जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, और लेफ्ट मतलब आर्च ऑफ एओर्टा में, और आर्च से जाएगा बच्चे असेंडिंग एओर्टा में। तो आपको ये वाली बात क्लियर कट होनी चाहिए कि असेंडिंग एओर्टा से अराइज करती हैं आपकी राइट और लेफ्ट कोरोनरी आर्टरीज। आपको लेफ्ट वेंट्रिकल में जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि असेंडिंग एओर्टा के थ्रू ही बच्चे आप लोग एंटर कर जाएंगे राइट और लेफ्ट साइड की कोरोनरी आर्टरीज के अंदर। ये जो यहाँ पे मैं मार्क कर रहा हूं, इसके थ्रू आप लोगों ने आर्टीरियल पाथवे फॉलो करते हुए कोरोनरी एंजियोग्राफी का प्रोसीजर परफॉर्म कर लिया। अब आप ये देखें कि पल्मोनरी आर्टरी का वेज प्रेशर हम कैसे मेजर करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि वेज होता क्या है बच्चे। वेज इज बेसिकली एनीथिंग दैट इज ट्रायंगुलर इन शेप, ठीक हो गया, जिसके तीन साइड्स हो, तीन कॉर्नर हो। तो आप ये देखें कि पल्मोनरी आर्टरी का मैंने अभी बताया कि राइट वेंट्रिकल, अच्छा ये देखें, पहले इसका कोर्स समझा देता हूं फिर आपको समझ आएगी। पल्मोनरी आर्टरी का वेज प्रेशर मेजर करने के लिए हम लोग इंटरनल जुगुलर वेन से कैथीटर डालते हैं जो कि ब्रेकियोसेफेलिक वेन में एंटर होता है, ब्रेकियोसेफेलिक से सुपीरियर वीना केवा में, सुपीरियर वीना केवा से राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी। अब आपको बताने का पर्पस ये था कि पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर नापने की जरूरत क्यों है बच्चे। पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर नापने की जरूरत उन कंडीशंस में होती है जिन कंडीशंस में लंग में कोई डिजीज हो। जैसे आप कह लें कि एक बंदे को पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन है, ठीक है, एक बंदे के अंदर कोई लंग की पैथोलॉजी है जिसकी वजह से बैक प्रेशर लग रहा है पल्मोनरी आर्टरी पे, और वो प्रेशर डिस्प्लेस हो रहा है राइट वेंट्रिकल पे, और राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम पे, और राइट एट्रियम पे उन सारी वेन्स में जो कि वेन्स ड्रेन कर रही हैं राइट एट्रियम में। तो बेसिकली ये एनाटॉमिकल पाथवे बताने की सिग्निफिकेंस आपको ये थी कि अगर हमें एनाटॉमिकल रूट्स पता होंगे तो ही हमें पता चलेगा कि ये दो टेक्निक्स हम लोग क्यों परफॉर्म कर रहे हैं, वरना आपको ये समझ नहीं आने वाला। अगर किसी बच्चे को एनाटॉमिकल पाथवे ना क्लियर हुआ हो तो लेक्चर जो रिकॉर्डेड आपको मिलेगा आप लोग उसमें दोबारा मेरी वॉइस सुन लीजिएगा।
तो ये दो बातें बच्चे मैंने आपको बतानी थी कि पल्मोनरी आर्टरी का वेज प्रेशर मेजर करने के लिए हम हमेशा इंटरनल जुगुलर वेन के थ्रू अप्रोच करते हैं, और कोरोनरी एंजियोग्राफी परफॉर्म करने के लिए हम लोग या तो रेडियल आर्टरी या फेमोरल आर्टरी के थ्रू अप्रोच करते हैं। रेडियल आर्टरी एक ज्यादा सेफ साइट है क्योंकि यहाँ पे इंफेक्शन के चांसेस कम है, लेकिन फेमोरल आर्टरी जो है बच्चे वो आपकी इंग्वाइनल रीजन में पाल्पेबल होती है और आप उसको वहां से अप्रोच करते हैं, तो दैट इज मोर प्रोन टू इन्फेक्शन। ये आपने याद रखना है, ठीक हो गया। उसके बाद बच्चे आप लोगों को अब ये बताता चलूं कि अब हम लोग आते हैं अपने उस मेन टॉपिक के ऊपर, बल्कि मैं आप लोगों को कुछ और फीचर्स इंपॉर्टेंट बता दूं जो कि डेविडसन में लिखे हैं, ताकि आप लोगों को नॉर्मेलिटी पहले समझ आ जाए, फिर हम लोग आगे जाते हैं कि जो इन्वेस्टिगेशन दो डिजीजेस दी हुई हैं। अब आ जाए बच्चे, अब ये देखें कि मैं आप लोगों को लिखवाने लगा हूं हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स क्या होते हैं रेस्पिरेशन के हमारे डिफरेंट किस्म के प्रेशर्स के ऊपर। हीमोडायनेमिक इफेक्ट्स ऑफ रेस्पिरेशन में आपको ये लिखवा रहा हूं, जरा गौर से समझिएगा ये मैं बात क्या करना चाह रहा हूं। चार पहले मैं हेडिंग दे देता हूं, जेवीपी, ठीक हो गया, ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट और सेकंड हार्ट साउंड। दूसरा बच्चे इसी के कंट्रास्ट में मैं यहाँ पे लिख देता हूं इंस्पायरेशन और यहाँ पे लिख देता हूं एक्सपायरेशन। बेसिक पर्पस बच्चे मेरा आपको ये समझाने का है कि इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन का इन चार वैल्यूज पे क्या इफेक्ट होता है। फर्स्ट ईयर की फिजियोलॉजी, सर्कुलेशन और कार्डियक के ये कॉन्सेप्ट हैं जो कि मैं आप लोगों को यहाँ पे रिवाइज करवा रहा हूँ, क्योंकि डेविडसन के अंदर भी इन पे एम्फोसिस दिया हुआ है और इनको समझे बगैर हम लोग आगे मूव ऑन नहीं कर सकते। आप लोग बहुत कॉमनली देखते हैं बेड साइड में भी जो आपके मेथड्स दिए हुए हैं वहां पे बार बार जिक्र है जेवीपी का, जेवीपी का। व्हाट इज जेवीपी? जेवीपी क्या बला का नाम है? अभी मैंने आप लोगों को जेवीपी बताया कि जेवीपी बच्चे बेसिकली जेवीपी और सबक्लेवियन वेन मिलती हैं और बनाती हैं ब्रेकियोसेफेलिक वेन, राइट साइड पे भी लेफ्ट साइड पे भी, और वो दोनों मिलकर बनाती हैं सुपीरियर वीना केवा, और वो सुपीरियर वीना केवा ड्रेन करती है राइट एट्रियम में। तो बेसिकली जब हम लोग जेवीपी मेजर कर रहे होते हैं तो इनडायरेक्टली हम लोग सेंट्रल वीनस प्रेशर यानी कि राइट एट्रियम का जो प्रेशर होता है उसको मेजर कर रहे होते हैं। अभी राइट एट्रियम के प्रेशर पर जाने से पहले मैं आप लोगों को पहले ये बता दूं कि इंस्पायरेशन एक्सपायरेशन का इन पे इफेक्ट क्या होता है, फिर हम आगे चलते हैं। बच्चे होता बेसिकली ये है, एक सेकंड में आप लोगों के लिए इरेज करके यहाँ पे दोबारा आप लोगों को एक दफा समझाता हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। एक सेकंड बच्चों, व्हाइट बोर्ड ओपन कर लूं जी। अब आप देखें बच्चे, होता बेसिकली ये है कि फॉर एग्जांपल ये आपकी नेक है, ठीक है, ये आपकी थोरेसिक कैविटी हो गई, ठीक हो गया। ये डायफ्राम है जो कि अभी बिल्कुल रिलैक्स स्टेट के अंदर है और यहाँ पे लंग्स प्रेजेंट है, ठीक हो गया, और यहाँ पे दरमियान में आपका दिल प्रेजेंट है। अब ये देखें कि जब हम लोग इंस्पायर करते हैं तो डायफ्राम नीचे की तरफ मूव कर जाता है और कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है। ये बात याद रखनी है, मैं दोबारा बोल रहा हूं, इस स्टेट में जो मैंने ब्लैक कलर में शो किया है डायफ्राम रिलैक्स स्टेट में है और आपने अभी अभी ताजा ताजा एक्सपायर किया है। लेकिन जब आप लोग इंस्पायर करते हैं तो आपकी चेस्ट कैविटी का साइज एक्सपेंड करता है और डायफ्राम नीचे की तरफ मूव करता है और डायफ्राम को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। इस कॉन्सेप्ट को बिला शुबा अपने किसी डाउट के अपने माइंड में बिठा लीजिए कि डायफ्राम जब भी कॉन्ट्रैक्ट करता है इंस्पायरेशन में तो उसको फ्लैटन होना पड़ता है, लेकिन एक्सपायरेशन में उसको नीचे नहीं जाना पड़ता, क्योंकि एब्डोमिनल ऑर्गन्स की ऊपर की तरफ पुश की वजह से डायफ्राम को एक्सपायरेशन में ऊपर आना पड़ता है और वो डोम शेप्ड हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट बच्चे, अब आप लोग ये देखें कि बेसिकली जब आप लोग इंस्पायर कर रहे होते हैं तो इंस्पायर करने में चेस्ट कैविटी का जो साइज होता है, थॉरक्स का जो साइज होता है वो इंक्रीज करता है। जब बच्चे थॉरक्स का साइज इंक्रीज करेगा तो जो आपकी ग्रेट वेसल्स यहाँ पे मौजूद होती हैं उनका डायमीटर भी बढ़ जाता है, उनको ज्यादा स्पेस मिल जाती है ब्लड को एकोमोडेट करने की, ठीक हो गया। अब आप ये देखें कि सारी की सारी जो मेजर वेन्स हैं सिवाय सुपीरियर वीना केवा के, वो नीचे से ब्लड ऊपर लेके आ रही हैं राइट साइड ऑफ हार्ट में। तो जब इनकी वीनो डायलिटेशन होगी, जब इनका साइज इंक्रीज कर जाएगा वेन्स का, तो इनके अंदर तो ब्लड की पूलिंग हो जाएगी। जब ब्लड की पूलिंग होगी तो हार्ट के अंदर ब्लड कम जाएगा। मेरी बात दोबारा गौर से सुनिए, मैं अपना रीजन रिपीट कर देता हूं। जब थोरेसिक कैविटी एक्सपेंड करती है तो
वेन्स का डायमीटर भी बड़ा हो जाता है, तो उनके अंदर ब्लड का स्टेसिस या ब्लड की स्पीड कम हो जाती है पास करने की, और ब्लड उनमें रहने को ज्यादा तरजीह देता है कंपेयर टू हार्ट में जाने के। तो अब आप ये देखें कि इंस्पायरेशन में चूंकि थोड़े से कैविटी का साइज इंक्रीज होता है और ब्लड की वीनस पूलिंग होती है, तो इंस्पायरेशन में जेवीपी हमेशा डिक्रीज होगी और एक्सपायरेशन में इंक्रीज होगी। मैंने आपको पहला रीजन समझा दिया है। दूसरा बच्चे, अब आप लोग आए बीपी के ऊपर। क्योंकि वीनस रिटर्न ही कम है, जब वेन्स एक्सपेंड कर चुकी है, वीनो डायलेटेशन हो चुकी है और ब्लड आ ही हार्ट में कम रहा है, तो आपका बीपी जो होता है वो भी इंस्पायरेशन में डिक्रीज कर जाता है। क्योंकि बीपी क्या है बच्चे? बीपी सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर इसलिए कम होंगे क्योंकि आपकी हार्ट की फिलिंग ही कम है बेसिकली। जब फिलिंग ही कम है, हार्ट के अंदर ब्लड ही कम आया है, तो वो पुश भी कम करेगा। ठीक है, तो आपका बीपी हमेशा डिक्रीज करता है इंस्पायरेशन में बाय 10 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी और एक्सपायरेशन में राइज करता है। तीसरी चीज आपको यह बता दूं कि चूंकि हार्ट का आपको ये देखें कि बीपी कम हो रहा है, तो इसको कंपेंसेट करने के लिए, मैं दोबारा बोल रहा हूं, कंपेंसेट करने के लिए हार्ट रेट इंक्रीज करता है इंस्पायरेशन में और एक्सपायरेशन में कम हो जाता है। इसके अलावा बच्चे, आपको मैंने अपना जो बेसिक एक लेक्चर दिया था, जो मैंने कल अपलोड किया था, उसमें मैंने आपको बहुत आराम से ये वाली चीज समझाई थी। मैं दोबारा आप लोगों को यहाँ पे एक दफा ड्रॉ करके बता देता हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए। एक सेकंड बच्चे, लेट मी टेक आउट माई व्हाइट बोर्ड अगेन। जी, मैं आप लोगों को दोबारा ये बता देता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये हार्ट है और ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब आपको पता है कि इनके अंदर वेल्व्यूलर अरेंजमेंट क्या है। राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में यहाँ पे पल्मोनरी वाल्व है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में यहाँ पे माइट्रल वाल्व है, और लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में यहाँ पे एओर्टिक वाल्व है। अब आपको बताना यह था कि याद रखिएगा हमेशा हमेशा कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के जो वेल्व्स होते हैं वो पहले कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कंपेयर टू राइट साइड के वेल्व्स। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का डिफरेंस होता है, बट द सेकंड डज एग्जिस्ट, बट द डिफरेंस डज एग्जिस्ट। ठीक हो गया? तो माइट्रल वाल्व का क्लोजर पहले होता है ट्राइकस्पिड से और एओर्टिक वाल्व का क्लोजर पहले होता है पल्मोनरी वाल्व से। तो आप ये देखिए कि चूंकि एओर्टिक वाल्व का क्लोजर पहले होता है, तो जो आपको स्प्लिटिंग होगी वो बहुत अच्छे तरीके से F2 की एप्रिसिएबल होती है इंस्पिरेशन में। ठीक हो गया? लेकिन एक्सपायरेशन में ये दोनों A2 और P2 का कंपोनेंट फ्यूज कर जाते हैं, दे मर्ज टुगेदर। तो आपने ये याद रखना है कि A2 P2 फ्यूज टुगेदर इन एक्सपायरेशन। ये चार चीजें मैंने आप लोगों को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके क्लियर कॉन्सेप्ट देने की कोशिश की है टॉपिक के ऊपर। तो बच्चे, नेक्स्ट टॉपिक जो मैंने आप लोगों को बताना है बहुत इंपॉर्टेंट, जो आप लोगों को काम आएगा इंशाल्लाह ताला, खास तौर पे वो बच्चे, मैं ये नहीं कह रहा किसी को डिग्रेड करने की बात नहीं है ऐसी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि खास तौर पे यूएसएमएलई वाले बच्चों को इस चीज का बहुत फायदा होगा, जो कि मैं आप लोगों को भी लिखवाने वाला हूँ। बच्चे, वी आर गोइंग टू स्टडी के प्रेशर्स कौन से एग्जिस्ट करते हैं हार्ट के अंदर। तो फिर वही मेरी पुरानी बात, ये है बच्चे आपका राइट एट्रियम, ये है आपका राइट वेंट्रिकल, ये है आपका लेफ्ट एट्रियम, ये है आपका लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे मैं आपकी ग्रेट वेसल शो करूंगा, दैट इज योर एओर्टा। ठीक हो गया? एओर्टा को मैं ऐसे करके शो कर रहा हूँ। और बच्चे, जो आपकी पल्मोनरी आर्टरी होगी इसको मैं ब्लू कलर के अंदर ऐसे करके शो करूंगा। ये एक इसकी ये ब्रांच हो गई और दूसरी ये एक राइट और लेफ्ट साइड की। तो पल्मोनरी आर्टरी के जो प्रेशर होंगे बच्चे वो मैं ब्लू कलर में यहाँ पे लिखूंगा, और बच्चे जो एओर्टा के प्रेशर होंगे वो मैं यहाँ पे लिखूंगा। बच्चे, अगर आप लोगों को ये प्रेशर नहीं आते तो फिर आप लोग ये मेरी बात याद रखिएगा कि आपको सिनेरियोज में, जिस यूनिवर्सिटी में भी आप पढ़ते हैं, आपको अक्सर सिनेरियो ये दे दिया जाता है कि एक बंदे के राइट एट्रियम का, राइट वेंट्रिकल का प्रेशर ये है इस वक्त, और इसकी कोमॉर्बिड्स ये हैं, तो ये कौन सी वाली डिजीज से सफर कर रहा है। दूसरा, आपको इस तरह भी सिनेरियो दिया जा सकता है कि एक बंदे का लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर इतना है, तो उसको कौन सी डिजीज हो सकती है। तो बच्चे, अगर ये प्रेशर आपको नहीं आएंगे तो फिर आप लोगों को आगे भी मुश्किल होगी, इसलिए काइंडली इसको नोट कर लीजिए। बच्चे, राइट एट्रियम का जो बेजल प्रेशर होता है नॉर्मली वो होता है 0 to 5।
ठीक हो गया। और ये याद रखिएगा कि जितने भी प्रेशर हैं ये सब मिलीमीटर ऑफ मर्करी में है, मुझे बार बार ना बताने पड़े। राइट एट्रियम का 0 to 5 मिलीमीटर तक होता है बेसल प्रेशर। उसके बाद बच्चे राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर होता है, तो सिस्टोलिक प्रेशर बच्चे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो दैट इज यूजुअली 15 to 30, और जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है एंड डायस्टोलिक बेसिकली दैट इज 0 to 5 मिलीमीटर। यानी कि आप ये देखें कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल का जो प्रेशर है डायस्टोलिक, बेसिकली राइट एट्रियम के हम डायस्टली की बात नहीं करते क्योंकि एट्रिया की डायस्टली हमारे लिए इतना मैटर नहीं करती, एट्रिया की सिस्टली हमारे लिए ज्यादा मैटर करती है क्लिनिकली। तो आप ये देखें कि सिस्टली जो है राइट वेंट्रिकल की 15 to 30 है, और आपका एंड डायस्टोलिक प्रेशर राइट वेंट्रिकल का 0 to 5 है। उसके बाद बच्चे अगर आप लोग पल्मोनरी आर्टरी पे आए तो पल्मोनरी आर्टरी के तीनों प्रेशर आपकी टिप्स पे होने चाहिए। तीन प्रेशर कहां से आ गए बच्चे? तीन प्रेशर इस तरह आ गए कि जो राइट वेंट्रिकल का सिस्टोलिक प्रेशर होता है बेसिकली वो ही आपकी पल्मोनरी आर्टरी का सिस्टोलिक प्रेशर होता है 15 to 30। दूसरी चीज बच्चे जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो स्लाइटली रेज्ड होता है कंपेयर टू द डायस्टोलिक प्रेशर ऑफ राइट वेंट्रिकल, दैट इज 5 to 15। और तीसरा बच्चे जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रेशर है आपके लिए, जो कि सिनेरियोज में कूट कूट के भर के देते हैं ये लोग, वो है मीन आर्टीरियल प्रेशर या मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर। और मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर की जो वैल्यू होती है बच्चे दैट इज 10 to 20। प्लीज इसको याद कर लीजिए, मैं बार बार इस पर फोकस कर रहा हूं। उसके बाद बच्चे वी मूव ऑन टू अवर नेक्स्ट प्रेशर जो कि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट के हैं। तो लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट में बच्चे आप ये देखें कि लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर स्लाइटली एलिवेटेड होता है कंपेयर टू राइट एट्रियम, क्योंकि इसकी रेंज भी ज्यादा है। तो अब आप लोगों के माइंड में बिल्कुल क्लियर कट ये पॉइंट होना चाहिए कि चूंकि लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट ने पूरी की पूरी सिस्टेमिक सर्कुलेशन को, पूरी की पूरी बॉडी को, पूरी की पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को ब्लड पुश करना है, तो इसके प्रेशर हमेशा राइट साइड ऑफ हार्ट से थोड़े एलिवेटेड होंगे और यही डिजीजेस का ज्यादा शिकार होने का चांस रखता है। जबकि राइट साइड ऑफ हार्ट जो है जिसमें राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल आता है, इन्होंने अपना ब्लड सिर्फ और सिर्फ लंग्स को पुश करना होता है, तो इनका जो प्रेशर होते हैं वो लो होते हैं। आपने याद रखना है मेरी एक बात, जो मैं लाइन बोलने वाला हूं इंग्लिश में, इसको नोट कीजिए। पल्मोनरी आर्टीरियल सर्कुलेशन इज अ लो प्रेशर सर्कुलेशन, while systemic arterial circulation is a high pressure circulation। ठीक हो गया? पल्मोनरी आर्टीरियल सर्कुलेशन लो प्रेशर है और सिस्टेमिक आर्टीरियल सर्कुलेशन हाई प्रेशर है। अब बच्चे आप लोग आ जाएं नेक्स्ट प्रेशर के ऊपर। तो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर बच्चे आप लोगों को दोबारा ये बता दूं, लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो होता है 90 to 140 की रेंज में हो सकता है। 90 से थोड़ा कम भी हो तो कोई मुजायका नहीं है, 80 भी हो जाए, 85 भी, तो कोई बात नहीं। आपने फौरन ये नहीं कह देना कि ये बंदा मार चुका है, मौत आ गई है इसकी। नो, थोड़ा बहुत रेंजेस में भी ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन बच्चे अगर आप लोग ये देखें राइट वेंट्रिकल के सिस्टोलिक प्रेशर को जरा कंपेयर कीजिए लेफ्ट वेंट्रिकल के प्रेशर से, तो आप ये देखें लेफ्ट वेंट्रिकल का बहुत ज्यादा प्रेशर है कंपेयर टू राइट वेंट्रिकल। ठीक हो गया? नेक्स्ट अब आप ये देखें कि लेफ्ट वेंट्रिकल का जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है वो 4 to 12 होता है। बच्चे अब मजे की बात आपको क्या बताने वाली है? मजे की बात आपको ये बताने वाली है जिसमें आपको याद करने में आसानी होगी कि राइट एट्रियम का जो 0 to 5 प्रेशर है वो ही बेसिकली राइट वेंट्रिकल का एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ये देखें 0 to 5। ठीक है? इसी तरह लेफ्ट एट्रियम का जो 4 to 12 प्रेशर है वो ही डायस्टोलिक प्रेशर है लेफ्ट वेंट्रिकल का। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए है वो ये है, मैं आपको पहले एओर्टा के प्रेशर्स लिखवा दूं फिर आपको एक इंपॉर्टेंट बात लिखवाता हूं। एओर्टा के प्रेशर्स को बच्चे यहाँ पे देखिएगा, सिस्टोलिक प्रेशर एओर्टा का होता है 90 to 140, डायस्टोलिक प्रेशर जो होता है एओर्टा का वो होता है 60 to 90, और जो मीन प्रेशर होता है बच्चे, मीन प्रेशर एओर्टा का इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ज्यादा उसके सिस्टोलिक और डायस्टोलिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है? मीन जो है वो पल्मोनरी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 70 to 105। अब आपको मजे की बात दूसरी क्या बतानी थी? दूसरी ये बतानी है बच्चे कि राइट वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ही पल्मोनरी आर्टरी का सिस्टोलिक प्रेशर है, और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल का जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो ही आपकी एओर्टा का सिस्टोलिक प्रेशर है। तो आपके लिए तो यूएचएस में टॉप करना और अपनी यूनिवर्सिटियों में टॉप करना बायां हाथ का खेल हो गया। ये तो इतने आसान प्रेशर हो गए, तो आप लोगों को इंशाअल्लाह इस चीज से जरूर हेल्प मिलेगी। अच्छा, अब बच्चे मैंने आप लोगों को ये भी बता दिया। उसके बाद मैं आता हूं
नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर एक सेकंड बच्चे वेट कीजिएगा। हाँ जी, चले नेक्स्ट टॉपिक पे आने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको मीटिंग का न्यू लिंक भेज के तो फिर स्टार्ट किया जाए वो टॉपिक। चलिए मैं न्यू मीटिंग का न्यू लिंक भेज रहा हूँ, जल्दी से वापस आइएगा। अब हमारी रियल टॉपिक स्टार्ट